हेलो गाइस, वेलकम टू इन्फिनिटी स्टडीज। दिस इज शिवानी मिश्रा और पिछले 2 लेक्चर्स में हमने इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन, टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स कवर की थी। मतलब वहाँ का जितना पोर्शन था हमने उन 2 लेक्चर्स में कवर कर लिया था। और आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। कौन सा? इन्फ्लेशन, यानी मुद्रास्फीति। अब मुद्रास्फीति क्या है? When there is a rise in the price of goods and services, when there is a continuous general price rise in the goods and services, जब बाजार में लगातार चीज़ें और सेवाओं की दामों में बढ़ोतरी होती है, हम उसको क्या कहते हैं? हम उसको कहते हैं इन्फ्लेशन। अब देखिए, जब हमारा प्राइस बढ़ रहा है, जब किसी चीज की बाजार में क्या बढ़ती है? कीमतें बढ़ती हैं। और कीमतें बढ़ती है तो क्या होता है? हमारी परचेजिंग पावर कम होती है, मतलब कि हमारी क्रय शक्ति कम होती है। अब परचेजिंग पावर मतलब क्या होता है? क्रय शक्ति। मतलब कि परचेजिंग पावर, क्रय शक्ति। अब देखिए, परचेजिंग पावर होता क्या है? परचेजिंग पावर किसी चीज को खरीदने की क्षमता। तो जब बाजार में चीजों के मूल्य बढ़ते हैं, यानी जब बाजार में महंगाई बढ़ती है, और महंगाई किसी भी एक चीज में नहीं आती, महंगाई जब आती है तो वो जितनी भी बेसिक नेसेसिटीज और जितने भी सेक्टर्स होते हैं सब में आती है। तो महंगाई कभी भी किसी एक चीज में नहीं आती है। तो जब हम महंगाई बढ़ती है तो क्या होती है? हमारी परचेजिंग पावर क्या होती है? कम होती है। When rise in the price, हमारी परचेजिंग पावर क्या होगी? डिक्लाइन होने लगेगी। और जैसे ही हमारी परचेजिंग पावर डिक्लाइन होगी, वैसे ही क्या होगा? हमारी करेंसी की वैल्यू भी क्या होगी? घटेगी। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास 100 रुपए है और मुझे एक ही मार्कर लेना है, और ये मार्कर एक कितने का आता है? 20 रुपए का आता है। तो अगर मैं बाजार में मार्कर लेने जाती हूँ और मैं कितने मार्कर, 100 रुपए में कितने मार्कर खरीद कर लाती हूँ? 5 मार्कर खरीद कर लाती हूँ। लेकिन वहीं पर अगर मैं 3 महीने बाद यही मार्कर लेने जाती हूँ, इस मार्कर की कीमत क्या हो जाती है? 25 रुपए। मतलब धीरे धीरे बढ़ के कितनी हो गई? 25 रुपए। अब उन 3 महीनों बाद मैं कितने मार्कर खरीद कर लाऊंगी? मैं सिर्फ 4 मार्कर खरीद कर लाऊंगी। तो जैसे ही किस मार्कर की प्राइस राइज हुई तो क्या हुआ? मेरी जो मार्कर की परचेजिंग पावर थी क्या हो गई? कम हो गई। तो जैसे ही चीजों के दाम बढ़ते हैं तो क्या होता है? हमारी परचेजिंग पावर कम हो जाती है। और फिर देखिए, लोग डिमांड कब करते हैं? लोग डिमांड कब करते हैं? लोग डिमांड तभी करेंगे जब लोगों की जेबों में क्या होगा? पैसा होगा। क्या होगा? लिक्विडिटी होगी, यानी तरलता होगी। लोग किसी चीज की तभी मांग करते हैं जब क्या होता है? जब उनके पास पैसा होता है। तो अब उनके पास पैसा तो है, लेकिन उनकी डिमांड्स को मीट करने के लिए क्या होनी चाहिए? सप्लाई होनी चाहिए। हमारी इकोनॉमी में क्या होनी चाहिए? एसेट्स होने चाहिए। क्या? लिक्विड, यानी तरल होने चाहिए। तो जब डिमांड ज्यादा है और सप्लाई क्या है? कांस्टेंट है, सप्लाई में कोई चेंज नहीं हुआ है। जब डिमांड ज्यादा है किससे? सप्लाई से। तो क्या होगा? चीजों के दाम धीरे धीरे क्या होंगे? अपने आप बढ़ने लगेंगे। और जैसे ही चीजों के दाम बढ़ते हैं तो क्या होता है? हमारी परचेजिंग पावर कम होती है। तो क्या होगा? इन्फ्लेशन किसको कहते हैं? जब बाजार में लगातार चीजों और सेवाओं की कीमतें में क्या होने लगती है? बढ़ोतरी होने लगती है, और हमारी क्रय शक्ति क्या होने लगती है? और जैसे ही हमारी क्रय शक्ति कम होती है हम उसको क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति कहते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। प्राइस बढ़ी तो हमारा क्या हुआ? परचेजिंग पावर कम हो गई। ऑन द कॉन्ट्ररी, यहीं पे अगर हमारी प्राइस क्या होती है? अगर हमारी प्राइस फॉल करती है तो यहाँ पे क्या होगा? हमारी परचेजिंग पावर जो है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। हमारी परचेजिंग पावर क्या होगी? बढ़ जाएगी। किसी भी चीज को हम खरीदने की क्षमता क्या होगी? बढ़ जाएगी, यानी हमारी क्रय शक्ति बढ़ जाएगी।
ठीक है, ये हो गया इन्फ्लेशन। अब जो इन्फ्लेशन है उसमें बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज है। डिफ्लेशन हो गया, मतलब बहुत सारी 5-6 टर्मिनोलॉजीज है जिसको हम इसके बात करेंगे। लेकिन पहले यहाँ पे मैं आपको एक इन्फ्लेशन के साथ ही उसके टाइप्स और उसके आगे की जो चीजें हैं सब एक साथ ही कंप्लीट करा देती हूँ। तो आई होप आपको इन्फ्लेशन समझ में आ गया होगा। अब हम क्या पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति के प्रकार। क्या पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति के प्रकार। तो क्रीपिंग इन्फ्लेशन यानी रेंगती हुई महंगाई, गैलोपिंग इन्फ्लेशन यानी चलती महंगाई, हाइपर इन्फ्लेशन यानी भागती हुई महंगाई, हाइपर इन्फ्लेशन यानी भागती हुई महंगाई, भागती महंगाई। अब क्रीपिंग इन्फ्लेशन, रेंगती हुई, मतलब कि जो महंगाई बाजार में बहुत ही धीरे धीरे, एकदम से धीरे धीरे धीरे, मतलब एक बोलते हैं ना बहुत चींटी की चाल में, जो महंगाई बाजार में एकदम चींटी की चाल में आती है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रीपिंग यानी रेंगती हुई महंगाई। मतलब कि ये जो क्रीपिंग इन्फ्लेशन है ये बहुत ही स्लो मूविंग है, मतलब कि ये बहुत ही धीरे धीरे बाजार में आएगा। और नॉर्मली जो क्रीपिंग इन्फ्लेशन है इसको क्या, जो डेवलपिंग एंड जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो उनके लिए क्या होता है, अच्छा होता है। जो डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन को क्या मानती हैं, अच्छा मानती हैं। क्यों अच्छा मानती है, क्योंकि ये जो क्रीपिंग इन्फ्लेशन ये एक बार में नहीं आता, ये बहुत ही धीरे 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 एक कंटिन्यूअस तरीके से धीरे धीरे आता है। तो ये क्या है, स्लो मूविंग है, बहुत ही ज्यादा स्लो मूविंग है। और ये क्या है, सिंगल डिजिट। ये किस में आता है, सिंगल डिजिट में आता है, मतलब ये इन्फ्लेशन 0 to 9 के बीच में आता है। जो क्रीपिंग इन्फ्लेशन है स्लो मूविंग है, सिंगल डिजिट में आता है और नॉर्मली डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज इसको क्या करती हैं, अच्छा मानती हैं। अब हम बात करते हैं गैलोपिंग की। गैलोपिंग इन्फ्लेशन क्या है, आता है लेकिन क्रीपिंग इन्फ्लेशन से थोड़ा तेज। ये नॉर्मली हमारी इकोनॉमी में इसका कोई यूज नहीं है। जो गैलोपिंग इन्फ्लेशन है ये हमारी इकोनॉमीज में क्या होता है, ये यूजफुल नहीं है, ये हमारी इकोनॉमीज के लिए बिल्कुल भी यूजफुल नहीं होता है। ये जो हमारी क्रीपिंग इन्फ्लेशन है उससे थोड़ा सा तेज, मतलब जो रेंगती हुई से चलने लगे, थोड़ा सा तेज। इसका मतलब तो आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा, रेंगती हुई, चलती हुई। तो ये नॉर्मली हमारी इकोनॉमीज के लिए कोई इसका यूज नहीं होता है और ये अच्छा भी नहीं माना जाता है अपनी इकोनॉमीज के। जो गैलोपिंग इन्फ्लेशन है ये क्या होता है, इकोनॉमीज के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। अब हम बात करते हैं हाइपर इन्फ्लेशन की। हाइपर इन्फ्लेशन मतलब कि जो इन्फ्लेशन आता जाए मतलब लिमिटलेस, इसकी कोई लिमिट नहीं है। मतलब कि ये 3 डिजिट, मान लीजिए 2000% हो गया, ये क्या हो गया, ये हाइपर इन्फ्लेशन हो गया। मतलब कि जो इन्फ्लेशन लगातार बाजार में आता रहता है और बहुत ही तेजी से आता है, रुकने का नाम नहीं लेता है, उसको क्या हम बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे हाइपर इन्फ्लेशन। क्रीपिंग इन्फ्लेशन, गैलोपिंग इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन। अब हम क्या पढ़ेंगे, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, मतलब मांग बढ़ोतरी महंगाई। अब डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है, मांग बढ़ोतरी महंगाई, डिमांड पुल। मतलब कि व्हेन देयर इज नो चेंज इन द सप्लाई, जब हमारी जो सप्लाई है उसमें कोई चेंज नहीं होता है, सिर्फ चेंज किस में होता है, चेंज होता है हमारी डिमांड में। जब सिर्फ हमारी डिमांड चेंज होती है और सप्लाई वहीं की वहीं रहती है तो
कि हम क्या बोलेंगे उसको, डिमांड पुल इन्फ्लेशन बोलेंगे। मतलब कि सप्लाई ना हमारी घट रही है ना बढ़ रही है, हमारी सप्लाई में कोई चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ हमारी क्या हो रही है, हमारी डिमांड चेंज हो रही है। मतलब सिर्फ हमारी डिमांड बढ़ रही है, हमारी सप्लाई वही की वही है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, डिमांड पुल इन्फ्लेशन बोलेंगे। अब वहीं पे बात करते हैं ऑन द कॉन्ट्रेरी किसकी, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की। मूल बढ़ोतरी महंगाई, जो मूल्य बढ़ोतरी महंगाई है, इसमें क्या होता है, इसमें फैक्टर कॉस्ट चेंज होती है। मतलब जो महंगाई अंदर से आती है, फैक्टर कॉस्ट मतलब कि जो मान लीजिए आपकी टेक्नोलॉजी महंगी हो गई, रॉ मटेरियल महंगा हो गया, लेबर्स के वेजेस बढ़ गए, तो क्या हुआ, इसमें जो आपको किसी चीज में बनाने, मतलब कोई भी प्रोडक्शन करने में जितना पैसा लग रहा था वो क्या हो गया, वो बढ़ गया। मतलब मान लीजिए किसी भी चीज को बनाने में अब 10 रुपए लग रहे थे, अब कितना लगता है, 15 लगता है। तो ऑटोमेटिकली जब वो मार्केट में पहुंचेगी तो वो कितने की हो चुकी होगी, तब तक 30 रुपए की हो चुकी होगी। तो जब हमारे फैक्टर कॉस्ट बढ़ता है तो हमारे चीजों की जो प्राइसेस हैं, जो हमारे गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस हैं, वो क्या होती हैं, ऑटोमेटिकली बढ़ जाती हैं। तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन मतलब जब हमारे फैक्टर कॉस्ट में क्या होने लगती है, बढ़ोतरी। जब हमारे किसी भी चीज को बनाने में जो चीजें लगती हैं उनमें जब वो जब महंगे होने लगते हैं, और उसके कारण जब चीजें महंगे होने लगती है, जो हमारे गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनकी प्राइसेस बढ़ने लगती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, अब बॉटल नेक इन्फ्लेशन मतलब टोंटी महंगाई। ये क्या होती है, जब हमारी सप्लाई बाजार में लगातार गिरती है लेकिन डिमांड वहीं की वहीं रहती है। जब हमारी सप्लाई गिरती है लगातार बाजार में, लेकिन डिमांड क्या होती है, कांस्टेंट होती है। डिमांड में क्या होता है, कोई चेंज नहीं होता है। क्या होता है, जब हमारी लगातार क्या होती है, सिर्फ सप्लाई गिरती है, यहाँ पे डिमांड बढ़ रही है। जो हमारा डिमांड पुल इन्फ्लेशन है, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिमांड बढ़ रही है। लेकिन जो हमारा बॉटल नेक इन्फ्लेशन, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सप्लाई बढ़ रही है लेकिन डिमांड कांस्टेंट है, और यहाँ पे डिमांड बढ़ रही है, क्या है, सप्लाई कांस्टेंट है। तो हमारी बॉटल नेक इन्फ्लेशन जब सप्लाई लगातार बाजार में किन्हीं कारणों के कारण क्या हो गई, गिरने लगी, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, फ्लड आ गया जिसके कारण प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, तो क्या हो रहा है, डिमांड हमारी वहीं की वहीं है, बल्कि उस चीज की डिमांड उतनी ही है, बस क्या हो रहा है, उसकी सप्लाई धीरे धीरे क्या हो रही है, घटती जा रही है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, बॉटल नेक इन्फ्लेशन बोलेंगे। अब हम बात करते हैं किसकी, कोर इन्फ्लेशन, कोर महंगाई की। अब कोर महंगाई क्या है, कोर इन्फ्लेशन यानी लॉन्ग टर्म। जो महंगाई हम एक लंबी समय अवधि के लिए निकालते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कोर इन्फ्लेशन बोलते हैं। मतलब कि जब महंगाई लंबे समय के लिए, गिनी जा रही हो या निकाली जा रही हो, उसको हम क्या बोलेंगे, कोर इन्फ्लेशन बोलेंगे। ऑन द कॉन्ट्रेरी यहाँ पे क्या है, हेडलाइन इन्फ्लेशन यानी शीर्षक महंगाई। यानी शीर्षक महंगाई, ये क्या होती है, शॉर्ट टर्म होती है। मतलब जब कोई महंगाई एक कम समय के लिए, मतलब विद इन द 1 ईयर के लिए निकाली जा रही हो, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे हेडलाइन इन्फ्लेशन। मतलब ये एक शॉर्ट टर्म के लिए निकाली जा रही है, शॉर्ट टर्म, और ये कोर इन्फ्लेशन कितने, लॉन्ग टर्म। ये क्या हो रहा है, एक लंबी अवधि के लिए निकल रहा है। तो इसमें हम कौन से प्रोडक्ट नहीं लेते हैं, पेट्रोलियम और कौन से मतलब कोई एनर्जी प्रोडक्ट्स और फूड बेवरेज,
ये क्या है, ये इनको हम क्यों नहीं लेते हैं। अब पेट्रोलियम, फूड, इन सब चीजों के जो प्राइस होते हैं वो क्या होते हैं, वो मतलब जल्दी जल्दी चेंज होते हैं। ये कोई एक फिक्स टाइम लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होते हैं। जो ये जो चीजें ये हमारी क्या है, डेली यूज की चीजें, इनको हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। और इन चीजों की प्राइस क्या होती है, इन चीजों की प्राइस जो होती है वो क्या होती है, डेली चेंज होती है। ये हम किस में लेते हैं, ये हम किस में ऐड करते हैं, ये हम करते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन में। और हेडलाइन इन्फ्लेशन में पेट्रोलियम और फूड, बेवरेज, गैस, एनर्जी वगैरह हम किस में इंक्लूड करते हैं, हम इंक्लूड करते हैं किस में, हेडलाइन इन्फ्लेशन में। तो चलिए इसको एक बार और देख लेते हैं। क्रीपिंग, रेंगती हुई महंगाई, इसके आपको नाम से ही पता चल रहा होगा। रेंगती हुई जो महंगाई इकोनॉमी में बहुत स्लो मूविंग, बहुत धीरे धीरे आती है, उसको हम क्या कहेंगे, क्रीपिंग। यहाँ पे गैलोपिंग, ये क्या होगी, ये क्रीपिंग से क्या होती है, थोड़ा तेज आती है। हाइपर, ये क्या होती है, बहुत तेजी से आती है। डिमांड पुल, सिर्फ क्या होता है इसमें, डिमांड बढ़ती है। नो चेंज इन सप्लाई, सप्लाई क्या होगी हमारी, डिमांड पुल इन्फ्लेशन में सप्लाई क्या होगी हमारी, कांस्टेंट होगी। सिर्फ किस में चेंज होगा, हमारी डिमांड में चेंज होगा। क्या, कॉस्ट पुश, मूल्य बढ़ोतरी किस में चेंज होगा, फैक्टर कॉस्ट में। किस में चेंज होगा, फैक्टर कॉस्ट में। बॉटलनेक, इसमें क्या होगा, इसमें सिर्फ सप्लाई लगातार गिरेगी। जो हमारी सप्लाई है वो क्या होगी, वो लगातार क्या होगी, डिक्लाइन होती जाएगी। और जो हमारी डिमांड है वो वही की वही रहेगी। When there is no change in demand, only change in the supply. Supply is whenever continuously falling. तो क्या होगा, हमारी जब सप्लाई कंटिन्यूसली फॉल करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, बॉटल नेक इन्फ्लेशन बोलते हैं। और डिमांड क्या होती है उसमें, कांस्टेंट होती है। कोर इन्फ्लेशन लॉन्ग टर्म के लिए होता है। हम इसमें पेट्रोलियम और फूड, बेवरेज वगैरह ऐड नहीं करते हैं। हेडलाइन इन्फ्लेशन यानी शीर्षक महंगाई शॉर्ट टर्म के लिए होती है। हम इसमें फूड, बेवरेज, एनर्जी वगैरह क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। तो ये क्या हो गई, ये हमारी हो गई क्या, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति के प्रकार। ये जो है ये रेंजेस, कैटेगरीज और टाइप्स के हिसाब से क्या किए गए हैं, डिवाइड किए गए हैं। क्रीपिंग, गैलोपिंग, हाइपर किसके हिसाब से, रेंज के हिसाब से। डिमांड पुल, कॉस्ट पुल किसके हिसाब से, टाइप के हिसाब से। और कोर, हेड और बॉटल कैटेगरीज के हिसाब से क्या किए गए हैं, डिवाइड किए गए हैं। तो आई होप आपको टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन समझ में आ गए होंगे। तो यहीं पे आज का हम ये लेक्चर समाप्त करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज सारा कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है आगे की चीजें सारी कंटिन्यू करेंगे और फिनिश कर लेंगे। थैंक यू।